रोशन घराना स्कीम नॉन फाइलर्स के लिए बुरी खबर यह है कि हुकूमत नॉन फाइलर्स को सोलर पैनल के लिए कर्ज नहीं देगी। महकमा तवानाई ने सोलर पैनल के कर्ज के लिए फाइलर होने की शर्त रख दी है। बिल्कुल आपको अपडेट कर रहे हैं। महकमा तवानाई ने सोलर पैनल के कर्ज के लिए फाइलर होने की शर्त रख दी। सार्फिन के लिए एक्टिव टैक्स पेयर होना भी लाजिम होगा। पंजाब हुकूमत 5 साल की आसान इकसात पर शहरियों को सोलर पैनल के लिए कर्ज देगी। कर्ज लेने वाले सार्फिन का फाइलर होना लाजिम होगा। ज़राए की जानिब से ऐसा बताया गया है। 200 यूनिट वाइट सार्फिन पर शराइत आयद नहीं होंगी, जबकि 201 से लेकर 500 यूनिट तक के सार्फिन के लिए फाइलर होने की शर्त लाजिम होगी। मजीद जानेंगे इस मामले पर अली रामे से। अली रामे, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, पंजाब हुकूमत ने जो सोलर पैनल के लिए कर्ज देने की जो स्कीम तैयार की है, उसकी आज बाकायदा पंजाब हुकूमत जो है वो मंजूरी भी देने जा रही है। कल वज़ीर आला पंजाब को एक ब्रीफिंग दी गई, लेकिन अब इसमें ज़राए ने बताया कि इसमें नॉन फाइलर को अब सोलर पैनल के लिए कर्ज जो है वो पंजाब हुकूमत नहीं देगी। जो 200 यूनिट तक के सार्फिन हैं वो इसके जो जिनको मुफ्त सोलर पैनल हुकूमत पंजाब की तरफ से दिया जा रहा है, उसके लिए ये शर्त नहीं होगी। लेकिन 201 से 500 यूनिट तक सार्फिन जो कि कर्ज के लिए अप्लाई करेंगे, उनके लिए एक्टिव नॉन फाइलर एक्टिव जो है वो होना लाजमी होगा। अगर वो नॉन फाइलर होंगे तो वो इस स्कीम का हिस्सा नहीं बनेंगे। उनको अपना NTN नंबर जो है वो देना होगा। अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो भी उसके सबूत जो है प्रूफ वो भी उनको वहाँ पर फाइल करने होंगे, क्योंकि पूरा एक लॉगिन सिस्टम होगा। रोशन घराना स्कीम का एक पोर्टल बनाया जाएगा। उस पोर्टल पर वो अप्लाई करेंगे, डिस्ट्रिक्ट होगा, तो वहाँ पर ये तमाम चीज़ें उनको जो अपने दस्तावेज़ात हैं वो प्रोवाइड करना लाजम होंगे, और उसके बाद बैंक जो है फिर वो डिसाइड करेगा। तो ये अब स्कीम क्योंकि हुकूमत पंजाब की तरफ से इसको अब लॉन्च किया जा रहा है कि अब 201 यूनिट से 500 यूनिट तक के जो सार्फिन हैं उनको 75 या 90% उनको कर्ज जो है वो हुकूमत पंजाब की तरफ से दिया जाए, ताकि वो अपने घरों में सोलर पैनल लगा सके। और 5 साल का ये एक इंस्टॉलमेंट का इसका प्लान भी बनाया जाएगा, जिसमें 6000 से 3000 रुपये तक की एक साथ जो है वो शामिल होगी। लेकिन इसके लिए सोलर पैनल की स्कीम के लिए सार्फिन का फाइलर होना लाजमी है। नॉन फाइलर के तहत लोन नहीं दिया जाएगा। अली रामे, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना का 11वां इजलास। सूबाई काबीना के इजलास में 37 नुकाती एजेंडा ज़ेर गौर। इजलास में रोशन घराना प्रोग्राम की मंजूरी ली जाएगी। 500 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को सोलर देने की मंजूरी दी जाएगी। वॉल सिटी अथॉरिटी के इख्तियारात को पंजाब भर में तोसी देने की भी मंजूरी ली जाएगी। राउदुलशाद हुसैन हमारे साथ हैं, उनसे इस हवाले से बात कर लेते हैं। राउदुलशाद, बताइएगा, ये पंजाब काबीना का 11वां इजलास होने वाला है। 37 नुकाती एजेंडे में और कौन कौन से पॉइंट शामिल है? बिल्कुल निदा, पंजाब काबीना का ये इजलास जो है वो कल ही डिसाइड किया गया था, और कल ही इस हवाले से बाकायदा नोटिफाई भी किया गया कि पंजाब काबीना का ये 11वां इजलास जो है वो आज होगा, जो कि इस वक्त ऐवान वज़ीर आला में जारी है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ 11वें पंजाब काबीना के इजलास की सदारत कर रही हैं। इजलास में रोशन घराना प्रोग्राम की मंजूरी ली जा रही है, जबकि इसी तरह से 37 नकाती एजेंडा भी इस इजलास का हिस्सा। आपको बताएं कि वॉल सिटी अथॉरिटी ऑफ लाहौर का दायरा कार पंजाब में वसी करने के हवाले से जो एक्ट में तरामीम है उसकी मंजूरी ली जा रही है, जबकि इसी तरह से पंजाब फाइनेंस एक्ट 1977 की मंजूरी के हवाले से भी इस एजेंडा आइटम को शामिल किया गया। इसी तरह से पंजाब माइनिंग कंसेप्शन रूल्स में तरामीम की मंजूरी ली जा रही है, जबकि जो है वो लॉ एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स में डायरेक्टोरेट ऑफ मॉनिटरिंग एंड एवेल्यूएशन के क़याम की मंजूरी भी ली जा रही है, जबकि महकमा लिटरेसी के 659 मुलाजमीन जिनकी मुद्दत मुलाजमत में तोसी के हवाले से भी एजेंडे में ये शामिल किया गया। आपको बताएं कि PHFM के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की दोबारा क़याम की मंजूरी का एजेंडा भी इस इजलास का हिस्सा है। इसी तरह से चेयरमैन ड्रग कंट्रोल गुजरांवाला और रावलपिंडी की तैनाती का एजेंडा भी इस इजलास में शामिल है। इसी तरह से पंजाब साफ पानी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का जो तैनाती है उसकी मंजूरी भी इस एजेंडा में ली जाएगी। आपको बताएं कि ख़ास तौर पर जो पंजाब हुकूमत का रोशन घराना प्रोग्राम है, जिसमें 200 से 500 यूनिट तक के सार्फिन को सोलर पैनल देने के हवाले से जो पॉलिसी मुरतब की गई थी उसकी अब बाकायदा मंजूरी ली जाएगी। तो तमाम तर मंजूरी के बाद बाकायदा ये अब काबीना की
मंजूरी के बाद इस पर अमल दरामद का आगाज़ भी हो सकेगा। ताहम इस हवाले से महकमा तवानाई ने जो पॉलिसी मुरतब की है उसी को फॉलो किया जाएगा और सार्फिन को जो मुफ्त ये जो है वो सार्फिन को सोलर पैनल देने के हवाले से जो पॉलिसी है उस पर अमल दरामद भी किया जाएगा। तकरीबन ये 1 लाख से लेकर 3,75,000 रुपये तक का ये बिला सूद कर्ज होगा जो कि सार्फिन को दिया जाएगा और उन सार्फिन को दिया जाएगा जिनके जो यूनिट्स हैं इसकी कैटेगरीज़ को भी शामिल किया गया, जिसमें ख़ास तौर पर 100 यूनिट से 201 यूनिट तक और 201 से 500 तक के जो सार्फिन हैं उनको ये सहूलत दी जाएगी। और इसी की मंजूरी होने के बाद जो है वो अमल दरामद का भी बाकायदा आगाज़ होगा। इजलास में सूबाई वज़रा, मुआवनीन खसूसी, मशीरान वज़ीर आला पंजाब शामिल हैं, जबकि ख़ास तौर पर चीफ सेक्रेटरी पंजाब, सेक्रेटरी टू कैबिनेट, इसी तरह से सेक्रेटरी फाइनेंस, सेक्रेटरी लॉ और दीगर सेक्रेटरीज भी हैं। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को भी इस इजलास में मदऊ किया गया। IG पंजाब और दीगर आला हुकाम भी इस इजलास में शरीक हैं जो कि इस वक्त ऐवान बहुत वज़ीर आला शुक्रिया। हमारे साथ राव दिलशाद हुसैन थे और तफसीलन अपडेट कर रहे थे। वज़ीर आला मरियम नवाज़ के LDA हेड ऑफिस के दौरे की अंदरूनी कहानी। वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने LDA को 45 अरब के रेवेन्यू का टास्क सौंप दिया। वज़ीर आला को MCL LDA के रेवेन्यू जनरेशन का तकाबुली जायजा पेश किया गया। LDA ने कमर्शल फीसों, नक्शा फीस, जुर्मानों से 10 अरब इकट्ठा किया। MCL ने LDA के मुकाबले में सिर्फ 6 करोड़ रेवेन्यू जमा किया। मजीद जानते हैं इस बारे में दुर्र नायाब से। दुर्र नायाब आगाह कीजिएगा, रेवेन्यू टास्क 45 अरब में कौन कौन से टास्क दिए गए हैं? वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज साहिबा का जो दौरा LDA था उसके अंदर बहुत सारे अहम फैसले जहाँ हुए वहाँ पे कुछ और बातें भी सामने आई, जिसमें अगर कहा जाए तो लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी को 45 अरब रेवेन्यू इकट्ठा करने का जो टास्क सौंपा गया वो किस बुनियाद पे सौंपा गया और वो कौन सी ऐसी चीज़ थी जिसकी वजह से वज़ीर आला ने ये फैसला किया कि अब LDA पे ज़्यादा इन्हिसार किया जाए। हालांकि उससे पहले देखा जा रहा था कि वज़ीर आला और हुकूमत पंजाब की जानिब से इतनी ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जा रही थी LDA को, और बहुत सारी जगह पे LDA को वक्त लेने में, प्रेजेंटेशन देने में भी मुश्किलात का सामना था। लेकिन जब LDA की जो प्रेजेंटेशन के दौरान वज़ीर आला को जब ये पता लगा कि LDA ने 10 अरब का रेवेन्यू इकट्ठा किया है और शोबा टाउन प्लानिंग इतना स्ट्रेंथन है, बल्कि ये मुवाजना पर पेश किया गया कि शोबा टाउन प्लानिंग के बाद भी वही फंक्शन हैं और MCL के बाद भी वही फंक्शन है। शोबा टाउन प्लानिंग ने 10 अरब इकट्ठा किए जबकि MCL 6 करोड़ बमुश्किल फीसों की मद में इकट्ठा कर सका, जिस पे वज़ीर आला ने बहुत हैरानगी का इजहार किया और फ़ेज़ 1 फ़ेज़ 2 में कार्रवाई इसकी आगाज़ किया गया है। पहले में लिस्टें तैयार की जा रही हैं, वर्किंग का क्राइटेरिया तैयार किया जा रहा है। दूसरे फेज़ में ह्यूमन सोर्स जो है वो अपनी रखी जाएगी नए एरियाज़ के लिए, और नए एरियाज़ के लिए ह्यूमन सोर्स के साथ मशीनरी और दीगर कैपेसिटी बिल्डिंग का भी काम लिया जाएगा, जिसके बाद 1 साल के अंदर अंदर जो ये रिज़ल्ट वो सामने आना शुरू। दुर्र नायाब, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। दूसरे सूबों में रजिस्टर्ड गाड़ियां पंजाब में दोबारा रजिस्टर हो सकेंगी। मालिकान को रजिस्टर्ड गाड़ियों की ट्रांसफ़र और टोकन टैक्स की अदायगियों में मुश्किलात का सामना है। लाहौर समेत पंजाब भर में रवा माह री रजिस्ट्रेशन का आगाज़ कर दिया जाएगा, एक्साइज की जानिब से ये कहा जा रहा है। हमारे साथ अली साही हैं, उनसे बात करेंगे। जी अली साही, आगाह कीजिएगा। अब दूसरे सूबों की गाड़ियां पंजाब में री रजिस्टर्ड हो सकेंगी। लाहौर समेत पंजाब भर में हज़ारों की तादाद में दूसरे सूबों की गाड़ियां जो हैं वो सड़कों पर रवां दमा होती हैं और उनके मालकान को अब टोकन टैक्स की अदायगी में और गाड़ी की ट्रांसफ़र में मुश्किलात का सामना होता है। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए पंजाब में री रजिस्ट्रेशन जो है वो करवाई जा सकेगी। इसी हवाले से हम बात करेंगे डायरेक्टर मोटर्स चौधरी आसफ से। सर, क्या SOPs तय किए जा रहे हैं, किस तरह गाड़ी ट्रांसफ़र होगी और किस कानून के तहत ट्रांसफ़र होगी और मालक को फ़ाइल किस तरह वापस मिलेगी? दूसरे सूबों की गाड़ियाँ हैं वो पंजाब में रजिस्टर्ड हो सकेंगी। उसके लिए जो तरीक़ाकार है SOP वो वज़ा हो चुके हैं। तो उस सिलसिले में जो असल मालक है जिसके नाम पे पिछले सूबे में जैसे बलोचिस्तान, KP या सिंध है, वहाँ पे अगर कोई गाड़ी रजिस्टर्ड है तो वो अपनी मलकियत का प्रूफ लेके हमारे जो स्टैंडर्ड परफॉर्म में है SOP तकरीबन को 22-23 सफ़ों का है, उसके मुताबिक हमें अप्लाई करेगा। असल मालक अप्लाई करेगा, उसका टैक्स पे हो, पिछले सूबे में उसके नाम पे गाड़ी हो और वो गाड़ी लेके हमारे ऑफिस में आएगा। वहाँ पे उस गाड़ी की इंस्पेक्शन होगी और उन परफार्मों की फिलिंग, जब उन परफार्मों की तकमील हो जाएगी तो उसके बाद इंस्पेक्टर उस गाड़ी की जो तस्वीर है बैक और फ्रंट से वो अपलोड करेगा, डाटा फीड होगा, PSID जनरेट होगी
और उस गाड़ी को नंबर अलॉट कर दिया जाएगा। मुतल्लिका हमारे जो अथॉरिटी है वो थ्रू डीजी ऑफिस मुतल्लिका सूबे को उसकी फ़ाइल के लिए रिक्वेस्ट करेंगे। जो ही फ़ाइल आएगी तो उस गाड़ी की रजिस्ट्रेशन की तकमील करके उसे पंजाब का नंबर अलॉट कर दिया जाएगा और फाइल स्कैनिंग के बाद मालिक के हवाले कर दी जाएगी। भाई जैसा कि आपने सुना कि हमें चौधरी आसफ बता रहे थे कि जैसे ही दूसरे सूबे से फ़ाइल आएगी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन मुकम्मल होगी और इसमें यह भी अहम बात है कि सिर्फ मालिक को रजिस्ट्रेशन फ़ीस देना पड़ेगी। जो फेडरल के टैक्स हैं वो ऑलरेडी चूँकि पेड हैं पिछले सूबों में, तो उनकी अदायगी नहीं करना पड़ेगी। मामूली जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस होगी उसकी अदायगी पंजाब का नंबर उसको जारी। बहुत शुक्रिया अली साही। आपको अपडेट करें, लाहौर बोर्ड की वेबसाइट में तकनीकी खराबी, तलबा को नताइज मालूम करने में मुश्किलात, तलबा को अपने रिजल्ट कार्ड के हसूल में मुश्किलात पेश आ रही हैं और बोर्ड हुकाम का कहना है कि इंटरनेट कंपनीज के लिंक्स डाउन है। जुनेद रियाज से मजीद तफसीलात जानेंगे। जुनेद, आगाह कीजिएगा। जी, सुबह 10 बजे मैट्रिक के रिजल्ट का ऐलान कर दिया गया और 2.5 लाख बच्चों ने इम्तिहान दिया था, जिसमें अब लाहौर बोर्ड की वेबसाइट पर नताइज मालूम करने में मुश्किलात पेश आ रही हैं और डिटेल अगर रिजल्ट कार्ड देखना है तो वो वेबसाइट पर जाकर ही देखा जा सकता है। लेकिन 2.5 घंटे तक जो है ये बच्चों को मुश्किलात पेश आती रही। लेकिन अब जो है कंट्रोलर इम्तिहानात जाहिद मियाँ की जानिब से बताया गया कि तकनीकी खराबी को दूर कर दिया गया है और अब बच्चे जो है रिजल्ट जो अपने देखना चाहते हैं तो वो लाहौर बोर्ड की वेबसाइट पर विजिट करें और अपने नताइज जो है देख लें। जी जुनेद, बहुत शुक्रिया आपका। शहर में हब्स और घुटन का राज है। मतला जुजवी तौर पर अबरालूद है। 10 से 15 जुलाई के दौरान बालाई वस्ती इलाकों में बारिश मुतवक्के है। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में वक्फे से बारिशों का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। कब तक होगी ये बारिश, मौजूदा सूरत हाल क्या है, कोमल असलम से बात कर लेते हैं। जी कोमल। लाहौर में मिक्स मौसम है। अब आप सोच रही होंगी रिदा कि ये मिक्स मौसम क्या है, यानी कि अगर हवाएं चलती हैं तो मौसम अच्छा खुशगवार सा महसूस होता है और हवाएं थम जाती हैं तो गंदा और चिपचिप वाला मौसम महसूस होता है। गर्मी और हब्स का राज महसूस किया जाता है, जो कि इस वक्त सूरत हाल बिल्कुल ऐसी ही है। हब्स भी है, घुटन भी है, गर्मी भी है और शहरी जो है वो पसीने से शराबूर मारे भी नजर आ रहे हैं। माहिरीन मौसमियात की जानिब से बताया जा रहा है कि शहर लाहौर में 10 जुलाई से बस्ती और बलाई इलाकों में शहर लाहौर समेत जो है वो मुख्तलिफ मकामात पर कहीं गरज चमक के साथ कहीं तेज़ बारिश और कहीं पर जो है वो मूसलाधार बारिशों से मुतालिक भी पेशगोई कर दी गई है। और ये बारिश बरसाने वाला सिस्टम जो है वो तकरीबन 15 जुलाई तक शहर लाहौर में दाखिल रहेगा। इसके साथ साथ माहिरीन शहरियों को ये भी कह रहे हैं कि अपनी हिफाजत को भी यकीनी बनाया जाए। मानसून का तीसरा स्पेल जो है वो बरसने के लिए तैयार है। कल यानी कि बुध की शाम को शहर लाहौर में मौसमियाती तब्दीलियां देखने में नजर आएंगी। हवाएं चलेंगी, मौसम खुशगवार होगा, गर्मी का राज जो है वो कुछ देर के लिए जोर अपना तोड़ेगा और लाहौर का मौसम जो है वो एकदम से बेहतरी की जानिब देखने में नजर आएगा। और इस वक्त के दर्जा हरारत के हवाले से बात करें तो इस वक्त मुकम्मल तरीके से हवाएं साकिन है, गर्मी बढ़ रही है और इसी के साथ साथ लाहौरियों के चेहरे भी मुरझाए हुए नजर आ रहे हैं। शहरियों को कहा जा रहा है कि बाहर का रुख जितना हो सकता है कम करें। दर्जा हरारत की बात की जाए तो मौजूदा टेम्परेचर 36 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है और आइंदा 24 घंटों के दौरान शहर लाहौर में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जाएगा। इस वक्त जहां एक तरफ हम इंसानों के चेहरे और इंसान गर्मी से निढाल देख रहे हैं, वहीं हमारे जो रंग बिरंगे फूल हैं वो भी मुरझाए हुए नजर आ रहे हैं और उन पर जो एक निखार देखने में नजर आ रहा है नजर आता है वो भी आज नजर नहीं आ रहा। यानी कि आज सूरत हाल जो है वो बिल्कुल ही मुख्तलिफ नजर आ रही है और काफ़ी ज़्यादा गमगीन भी नजर आ रही है। माहिरीन मौसमियात ने 10 जुलाई को शहर लाहौर में मानसून के तीसरे स्पेल की एंट्री की पेशगोई भी कर दी है। यानी कि मौसम तब्दील होगा, लेकिन ये जो 1-2 दिन का बीच में गैप आता है उसमें गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो इस वजह से लाहौर जी ठीक है। कोमल असलम हमारे साथ ही और यही बता रही हैं कि महकमा मौसमियात की जानिब से आने वाले दिनों में बारिश की पेशगोई की जा रही है। बहुत शुक्रिया कोमल। लाहौर बोर्ड में दानिश स्कूल में ज़ेरे तालीम मोहम्मद अयान काशिफ ने पहली पोजीशन हासिल की। मोहम्मद अयान के वालिद दानिश वफात पा चुके हैं, जिसके बाद इब्तदाई तालीम दानिश स्कूल से हासिल की। अयान दानिश का कहना है कि वो पढ़ लिख कर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं। मज़ीद क्या कहना है हम जानेंगे जुनेद रियाज से। जी जुनेद। लाहौर बोर्ड में दानिश स्कूल के तालिब इल्म मोहम्मद अयान काशिफ ने पहली पोजीशन जो है हासिल की और 1190 नंबर जो है वो 1200 में से हासिल किए हैं और ये एक यतीम भी हैं और दानिश स्कूल में इसी वजह से जो है वो तालीम भी हासिल कर रहे थे। कैसा लग रहा है, हम इसी वाले से बात करेंगे। अयान काशिफ हमारे साथ मौजूद हैं। जी क्या
इस मोमेंट पे फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं थैंक्स करना चाहूँगा अल्लाह का, उसने इतना सहूलत दिया, इतना सपोर्ट उसकी है। और उसके बाद मैं पेरेंट्स अपनी स्पेशली अपनी मदर को बहुत ज़्यादा उनने मुझे सपोर्ट किया, वो ना होती तो मैं इस पोजीशन पे डेफिनेटली नहीं पहुंच सकता था। और सेकेंडली दानिश स्कूल इंस्टीट्यूट, इसका बहुत ज़्यादा क्रेडिट है इस पोजीशन में, तो उसका भी बहुत ज़्यादा थैंक्स मेरे टीचर्स के। इस खुशी के मौके पे वालिद को याद कर रहे हो? बिल्कुल याद करें, अगर वो होते तो डेफिनेटली बहुत खुश होते, लेकिन इसमें भी अल्लाह की बेहतरी, आगे इस तरह हम आगे बढ़ते रहेंगे। और क्या बनना चाहते हो? सॉफ्टवेयर इंजीनियर। जी, हमने बात सुनी अयान काशिफ की, वो इन फ्यूचर जो है वो सॉफ्टवेयर बहुत शुक्रिया जुनेद रियाज। सूबाई वज़ीर तालीम ने यूनिवर्सिटियों के बजट को बेहतर कारकर्दगी से मशरूत कर दिया। बेहतर कारकर्दगी दिखाने वाली यूनिवर्सिटीज़ को ही फंड्स फराहम किए जाएंगे। इमरान यूनुस हमारे साथ हैं, इस हवाले से उनसे बात करेंगे। इमरान, बताइएगा क्या कहना है वज़ीर तालीम का? सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात ने यूनिवर्सिटियों के बजट को बेहतर कारकर्दगी से मशरूत कर दिया है। सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात का कहना है कि जो यूनिवर्सिटियाँ बेहतर कारकर्दगी दिखाएंगी उन्हें मनचाहे फ़ंड्स फराहम किए जाएंगे, और जो यूनिवर्सिटियाँ बेहतर कारकर्दगी नहीं दिखाएंगी उन्हें फ़ंड्स का इजरा जो है वो नहीं किया जाएगा। इस हवाले से सूबाई वज़ीर तालीम का मज़ीद ये भी कहना था कि यूनिवर्सिटियों को इस वक्त कैपेसिटी बिल्डिंग की अशद ज़रूरत है, क्योंकि यूनिवर्सिटियों के पास जगह भी है, फैकल्टी भी है और भारी फंड्स भी हैं, उसके बावजूद इनकी कारकर्दगी जो है वो बेहतर नज़र नहीं आ रही। सूबाई वज़ीर तालीम का ये भी कहना था कि यूनिवर्सिटियों को अपनी कारकर्दगी को जो है वो बेहतर बनाना होगा, और उनका मज़ीद ये भी कहना था कि बेशतर ऐसी यूनिवर्सिटियाँ हैं जिनके पास जगह तो बहुत ज़्यादा है लेकिन तलबा की तादाद ना होने के बराबर है, और ऐसी यूनिवर्सिटियाँ अरबों रुपए के फ़ंड्स मांग रही हैं। सूबाई वज़ीर तालीम का ये भी कहना है कि यूनिवर्सिटियों को बजट ज़रूर फराहम किए जाएंगे, लेकिन उसके लिए अपनी कारकर्दगी को बेहतर बनाना होगा। जी, कारकर्दगी को पहले बेहतर करना होगा। इमरान यूनुस, बहुत शुक्रिया। मानसून लाहौर की मखदूश इमारतों के लिए बड़ा खतरा। लाहौर में मजमूई तौर पर 487 खतरनाक इमारतें मौजूद हैं। वर्ल्ड सिटी में 409 जोन्स में 87 खतरनाक इमारतें मौजूद हैं। मुतबादल जगह ना होने पर मकीन नोटिस के बावजूद खतरनाक इमारत में रहने पर मजबूर हैं। दातागंज बख्श जोन में 30 खतरनाक इमारतें मौजूद हैं। नोटिस जारी होने के बावजूद 29 में अभी भी रिहायशी मौजूद हैं। रिपोर्ट में मजीद क्या इंकशाफात हुए हैं, बसाम सुल्तान से जान लेते हैं। जी बसाम। जी बिल्कुल, मानसून के पेश नज़र जो है वो जो खतरनाक इमारतें हैं वो शहरियों के लिए बड़ा खतरा बनती जा रही हैं। लाहौर में मजमूई तौर पर अगर हम देखें तो 487 खतरनाक इमारतें जो है वो डिक्लेयर की जा चुकी हैं, लेकिन इनमें से बेशतर ऐसी हैं जहाँ पर अब तक लोग रिहाइश पजीर हैं, जो किसी बड़े खतरे का जो है वो बायस बन सकती हैं। अगर हम अदाद शुमार के हवाले से देखें तो वर्ल्ड सिटी में जो है वो 400 जबकि 9 जोन में तकरीबन 87 खतरनाक इमारतें मौजूद हैं। नोटिस के बावजूद जो लोग हैं रिहाइश पजीर हैं वो मुतबादल जगह ना होने के बायस जो है वो अब तक उन इमारतों में रहने पर जो है वो मजबूर है। अगर हम जोन वाइज देखें तो दातागंज बख्श जोन में 30 खतरनाक इमारतें हैं, जिनमें से जो नोटिस जारी होने के बावजूद 29 में अब तक जो है वो लोग रिहाइश पजीर हैं। इसी तरह समनाबाद जोन में 14, जिनमें से 12 को नोटिस जारी हुए, 5 को लॉक कर दिया गया, जबकि 8 में अब तक लोग रिहाइश पजीर हैं। इसी तरह जो रावी जोन है वहाँ पर 12 खतरनाक इमारतों की निशानदेही की गई, 12 को जो है वो नोटिस जारी हुए, 7 में अब तक जो है वो लोग रिहाइश पजीर हैं। इसी तरह शालामार जोन के अंदर जो है वो 10 खतरनाक इमारतें हैं जिनको नोटिस जारी होने के बावजूद 3 में जो है वो अब तक लोग रिहाइश पजीर हैं। इसी तरह वागा जोन में 10 खतरनाक इमारतें हैं और इनमें से 9 जो है वो अब तक लोगों के जो है वो रिहाइश में हैं। तो ये तमाम जोन में जो है वो मुख्तलिफ ऐसी इमारत हैं जो रहने के लिए जो है वो खतरनाक करार दी जा चुकी हैं, लेकिन ना ही इनको डिमोलिश करवाया जा सका है और ना ही इवैक्यूएट करवाया जा सका है, जो शहरियों के लिए जो है वो खतरे का बायस बन सकती है, क्योंकि मानसून के अंदर छतें गिरने के वाकयात जो है वो रोनुमा होते हैं। इसके पेश नज़र जो है वो इंतज़ामिया को चाहिए कि इन इमारतों को फिल फौर जो है वो इवैक्यूएट करवाया जाए, ताकि किसी भी किस्म की नागहानी सूरत हाल से जो है वो निपटा जा सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बसाम थे, अपडेट कर रहे थे।